हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम जो है वो मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि है सेट्स। सेट्स जो है वो आपने इससे पहले भी लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे और उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही माशाल्लाह होगी। मगर यहाँ पर फिर आ गए हैं सेट्स और उसके साथ और भी कुछ आपके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, तो वो हम सारे करेंगे। तो पहले जो है वो आज का लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन है, यानी एक आपका रिवीजन है जो पिछले दौर में आप लोग पढ़ चुके हो। तो उसके मतलब एक आपका रिफ़्रेश करने के लिए आपके माइंड को, तो आपका इंफॉर्मेशन जो भी है उसको रिकॉल करने के लिए हम जो ये लेक्चर रख रहे हैं, ताकि वो चीज़ें आपको दोबारा रिमाइंड करवा दी जाए। तो चलते हैं सेट्स की तरफ। आज आप सेट्स की डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे, ठीक है जी। सेट्स की डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे। सेट्स वेल defined collection of well-defined collection of distinct objects, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। उस कलेक्शन को जो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, इस तरह की कलेक्शन जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, चीज़ें जो हों या जो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हों, जो चीज़ें उसके अंदर शामिल हों, जिनको हम मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। एक सिंपल बात कर देता हूँ, सेट के अंदर दूसरा एक एलिमेंट अगर है तो दूसरा उसी चीज़ नाम का कोई नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेट के अंदर एक बार 2 आ गया है तो दोबारा 2 नहीं आ सकता। तो सिंपल इतनी बात है। डिस्टिंक्ट अगर समझना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि उनका रिश्ता तो हो सकता है एक दूसरे के साथ, एलिमेंट्स का कोई रिलेशन होगा, किसी एक कैटेगरी से तो हो सकते हैं, मगर वो एक दूसरे से अलग होंगे, एक जैसे बिल्कुल रिपीट नहीं होंगे। इतनी सी बात है। एक तो हो गया ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर कहा जा रहा है कि ये कलेक्शन जो होगी, यानी सेट क्या है, मुख्तलिफ चीज़ों की एक कलेक्शन है। अब ये कलेक्शन जिसको हम कह लें, कोई आपका ग्रुप कह लें कुछ चीज़ों का, तो वो क्या होना चाहिए, आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी वाज़ेह होना चाहिए। वाज़ेह किस तरह? वाज़ेह इस तरह के उन एलिमेंट्स का अगर हम किसी सेट का जिक्र करें तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ये सेट पढ़ा जाए तो उसके एलिमेंट्स, हर बंदा जो भी इसको जानता है सेट्स की थ्योरी को, तो वो सिंपली वही एलिमेंट्स पुकारेगा जो आप यहाँ पर पुकारे, यानी कॉल कर रहे हैं। सिंपल सी बात, यानी जो आप कहोगे उस डेफिनेशन के हिसाब से उन चीज़ों का जिक्र किया गया सेट के अंदर, वो जो चीज़ें आप कहोगे पूरी दुनिया में वही चीज़ें जो हैं वो आपके कही जाएंगी, यानी कोई भी उसमें फ़र्क नहीं। तो इसका मतलब है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इसको एक जगह पर आपने इसके पाबंद कर दिया है लोगों को कि भाई इस सेट में ये ही वाले एलिमेंट आएंगे, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट शुमार नहीं किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। सिर्फ कलेक्शन को आप सेट नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहें कि भाई ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, सेट ऑफ 3 अल्फ़ाबेटिक, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लिख लें, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, सेट ऑफ 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर्स,
3 अल्फ़ाबेटिक लेटर हैं किसके, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो 3 कलेक्शन तो आ गया, मगर कोई डेफिनेशन नहीं है कौन से वाले 3 हैं, कहाँ से उठाए जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने 26 हैं, उसमें से 3 आप कौन से लेंगे। जिसको कहा जाएगा वो अपनी मर्ज़ी को उठा लेगा, मुझे कहा जाएगा तो मैं पहले वाले 3 उठा लूँगा, किसी और को कहा जाएगा तो वो हो सकता है 3 उठाए, कोई से भी मर्ज़ी है उसकी, PQR उठा ले, कोई XYZ उठा ले, ठीक है, कोई LMN उठा ले, ठीक है, कोई LMR उठा ले, सही है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया है कि आप कोई से भी 3 लेटर उठा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। यानी पाबंदी का मैंने मतलब क्या बोला था, वाज़ेह डेफिनेशन पीछे नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये आपका कलेक्शन वाज़ेह नहीं है, तो कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड। क्या कह देंगे भाई, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड है तो सेट नहीं हो सकता, ये सेट नहीं हो सकता। जिस तरह कहा जाता था हमारी पुरानी फिल्मों में, ये शादी नहीं हो सकती, तो ये सेट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। या ऐसे कहा जाए आपसे, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, भाई क्लास में स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट हैं, मगर कौन से हैं ये कौन फैसला करेगा, ठीक है ना। हर एक का अपना अपना ओपिनियन होगा। अगर आप क्लास के मुख्तलिफ बच्चों से पूछेंगे तो हर एक का जो है वो नाम हो सकता है 1-2 फ़र्क आ जाए। किसी से दुश्मनी है तो वो नहीं लेगा भाई ये कहाँ से होशियार हो गया, है ना। तो एक्चुअली नाम जो है वो अपनी मर्ज़ी से लिए जाएंगे। क्लास में आपने एक ऑप्शन दे दिया, खुला ऑप्शन दे दिया कि भाई आप स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट हैं हमारी क्लास में, आपकी क्लास में, उनके नाम बताओ। तो किसी को एक को खड़ा किया तो उसने 2-3 नाम लिए, दूसरा नहीं भाई ये वाले कहाँ से होशियार हो गए, वो एक जो है वो आपने वो बड़ा लगा दिया उसमें, ठीक है ना, तो उसको हटा के ये वाला नाम डाल दें तो वो अपना नाम दे देगा। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे। डेमोक्रेसी है ना भाई, तो कोई भी नाम ले सकते हैं। तो इसका मतलब एक सेट नहीं बनने वाला। मैंने कहा था सेट वो बनेगा जो सारी क्लास एक ही ज़बान बोले कि भाई हाँ ये लोग हैं। तो इसका मतलब ये भी आपका नॉट डिफाइंड सेट ये भी नहीं हो सकता। क्यों कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, कोई डेफिनेशन ही नहीं है इसकी, सही है। हाँ, सेट ऑफ, अब देखें, सेट ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी फूड आइटम्स, अब आपने हर एक से पूछना शुरू करिए, माइक लेके निकल जाए बाज़ार में या कहीं पर भी निकल जाएं, तो वहाँ पर आप माइक आके कहते हैं भाई टेस्टी फूड आइटम्स के नाम बताओ, तो वो अपने मर्ज़ी से बोलेगा, ठीक है ना। कोई चिकन बोलेगा, कोई दाल बोलेगा, कोई भिंडी बोलेगा, कोई केक बोलेगा, यानी कुछ भी कह सकते वो, हर एक की अपनी मर्ज़ी है, तो सेट तो नहीं बनाना। तो यहाँ पर अगर आपका कलेक्शन अगर डिफाइंड ही नहीं है तो ज़ाहिर सेट नहीं बनेगा। तो हमने शर्त लगा दी है पहले से ही कि भाई सेट क्या होना चाहिए, आपका कलेक्शन जो होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे या जो मेंबर्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, तभी वो सेट बनेगा। तो ये सारे से आपके वेल डिफाइंड नहीं हैं, तो ये सेट भी नहीं बनेगा। ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना और ये भी नहीं बना। तो अब समझ में आ गया। अब हम आते हैं कि भाई किस तरह डेफिनेशन डाली जाए तब जिसको आप सेट कह सकते हो, सही है जी। चले अब हम वेल डिफाइंड के कुछ एग्जांपल लिखते हैं ताकि आपको कंपेयर करके अपने आप को सही कर लें।
सही है, इंट्रोडक्शन चल रहा है सेट्स का भाई। कोई आपका देखो सेट को समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि हमने सेट को एवं ही पढ़ते रहे। अब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया, जैसे जैसे आप ऊपर वाली क्लासों में जाते रहोगे मैथमेटिक्स पढ़ने, तो वहाँ पर सेट्स बाकायदा एक मैथमेटिक्स का जो है आपका कह सकते हो एक ब्रांच है या एक पूरा एक सेक्शन है, जिसको समझना लाजमी, बहुत जगह पे ये काम आएगा आपकी। तो अभी जो है वो इन्हीं चीज़ों सेट ऑफ, अब देखें सेट ऑफ फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक। अब हो गया ये क्लियर। अब मुझे बताएं, सब बोलेंगे ABC, किसी से भी कहोगे भाई फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स बताओ इंग्लिश के, तो सब बोलेंगे क्या, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओगे आपके पास गुंजाइश नहीं छोड़ी, आपका सेट इतना वाज़ह कर दिया गया है कि सब बोलेंगे ABC, 3 पहले वाले। इसी तरह अगर कोई बोले 3 लास्ट वाले, तो सब बोलेंगे XYZ 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 बोलेंगे। सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो सेट है, वेल डिफाइंड है तो सेट है। तो यहाँ पर देखें ये आपका वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है, ठीक है ना। इसी तरह नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 11 एंड 20। तो भाई यहाँ पर तो आपको पता है कि 11 और 20 के दरमियान जो भी नंबर आएंगे वो इस सेट में होंगे। तो पूरी दुनिया में यही कहा जाएगा 11 और 20 के बाद में क्या आएगा, 12 आएगा, 13, 14 और 19 तक आएंगे बीच में, तो सारे यही बोलेंगे। यानी आपकी डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है ना, बिल्कुल ही वाज़ेह है, क्लीन है और वेल डिफाइंड है, तो ये सेट बनेगा। तो ये भी आपका क्या है, वेल डिफाइंड है। या आप लिख ले भाई सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 अप टू, या आप लिख ले लेस देन आपका 30 से कम वाले मल्टीपल बताओ भाई, तो आएंगे भाई 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, आपका 18 भी आएगा, 21 भी आएगा, 24 भी आएगा, 27 भी आएगा, 30 नहीं आएगा। क्यों कि 30 से कम वाले ले लें। तो ये बिल्कुल ही बात है। अब पूरी दुनिया में जाके ये क्वेश्चन पूछ ले, सबका एक ही जवाब आएगा। अब मेरे ख्याल में आपको फीलिंग आ गई है कि भाई सेट वो ही कलेक्शन बन सकती है जो जिसके जवाब में एलिमेंट्स जो बताएंगे पूरी दुनिया में सब एक जैसे ही बताएं, ठीक है। या आपके पूरी क्लास में या पूरी जहाँ कहीं भी होगा डिसीजन हो चुका और रिस्ट्रिक्शन हो चुकी, लिमिटेशन तय हो चुकी हैं कि भाई ये डिफाइंड है, यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ें आएंगी इस सेट में, उस कलेक्शन को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। और अगर कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है तो वो उसको हम कह सकते हैं कि भाई वो सेट बनेगा या सेट बन सकता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई भाई, सेट क्या है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन का वेल डिफाइंड होना लाजमी है, और ऑब्जेक्ट जो रिपीट नहीं होने चाहिए। मगर मैं यहाँ लिखूँ भाई 1 2 2 3 4 और यहाँ 5, अब देखो ये नहीं हो सकता सेट, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक जैसे ही हैं, सेट नहीं बनेगा भाई। ये लिख लो सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। चलो एलिमेंट्स ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड। देख लो भाई, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड, या कैन नॉट बी रिपीटेड लिखो भाई, कैन नॉट बी रिपीटेड। ये वाली बात आप अपने कानों में, होश में, जहाँ कहीं भी रखनी हो रख लो जमा करके, कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, मुनफरद होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। उनमें रिलेशन तो हो सकता है भाई, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकते हैं, वो सब हो सकता है, हफ्ते के दिनों के नाम भी हो सकते हैं। अगर आपने सैटरडे को 2 मरतबा लिखा तो ये नहीं चलेगा, सैटरडे को 1 मरतबा लिखा। आपकी क्लास में अगर कुछ बच्चों के नाम तीन लड़कियां हैं जिसका तीनों का नाम क्या है, मुस्कान है, तो मुस्कान आप 1 बार ही लिखोगे, 3 बार नहीं लिखोगे उस आपके क्लास के सेट में। या कोई भी और नाम रिपीट हो रहा है तो वो आपका क्या होना चाहिए, 1 बार लिखना पड़ेगा, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। चले, तो ये हो गया आपका सेट का डेफिनेशन। अब आते हैं कि इसके नोटेशन पे, किस तरह लिखा जाएगा ये, ठीक है ना। सॉरी, आपका जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको देख ले पहले। नोटेशन का मतलब है कि किस तरह ये आपका लिखने में क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो नोटेशन में भाई ये देखो, सेट के जो नाम हैं, नेम्स ऑफ द सेट, नेम्स ऑफ द सेट्स लिखोगे आप कैपिटल लेटर्स में। नेम्स ऑफ द सेट्स कैसे लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में, यानी A B C X Y Z, जो भी नाम है वो आप ना उमूमन जनरली देखें, आप नाम कोई भी रख सकते हो, मगर यहाँ पर उमूमन जो आपके सेट, आपके सिलेबस वगैरह में जहाँ कहीं भी पढ़ते हो आपका, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए आते हैं नाम, सेट्स के नाम। जैसे आपने लिखा ए सेट, तो इसमें आपने लिख दिया 1 2 3, तो ये सेट का नाम है, ठीक है। और ये सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना सेट में, ऑब्जेक्ट्स की बात होती है ना, जो ऑब्जेक्ट्स सेट की डेफिनेशन में हमने लिखा था, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर मेंबर्स। इनको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट्स को, जो डेफिनेशन में है ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, हम मैथमेटिक्स सेट की ज़बान में उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहेंगे या मेंबर्स कहेंगे। अच्छा, ये मेंबर्स जो अमूमन लिखे जाते हैं, अगर ABC के हिसाब से लिखे जाए, मेंबर्स आर जनरली रिटन इन स्मॉल ABC लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, या अल्फ़ाबेट्स लिख लो। तो वहाँ पर आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपने सेट लिखा X, और X सेट में क्या है ABC, तो ये वाले जो मेंबर्स हैं या आपके एलिमेंट्स हैं वो उमूमन जनरली जो है वो आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। जनरली का मतलब ये पाबंदी नहीं है कि भाई आपने जब ABC आए तो हो सकता है कहीं कहीं पर आपका कैपिटल लेटर आ जाए, मगर कैपिटल लेटर्स आ जाए, मगर आपने क्या करना है, ये जहन में रखना है कि भाई इनका जो आपका होता है उमूमन ये लिखा जाएगा छोटी ABC में, ठीक है। बाकी तो वैसे नंबर वगैरह होते हैं, सारे ABC पे मुश्तमिल नहीं होते ना, नंबर वगैरह होते, ना चीज़ों के नाम भी हो सकते हैं, डेज के नाम हैं या मंथ्स के नाम हैं, या इस तरह कोई फूलों के नाम हैं, कोई भी नाम है या कोई चीज़ों के नाम हैं, वो आपके लिखे जा सकते हैं। मगर अगर अल्फ़ाबेटिक इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पर उमूमन क्या इस्तेमाल किया जाएगा, छोटे लेटर्स, ठीक है जी। चल, अब ये हो गया नोटेशन। और उसके अलावा आपका क्या होना है कि यहाँ पर जो है आपका सेट को, सेट्स आर इनक्लोज्ड, सेट्स आर इनक्लोज्ड। अब उमूमन देखें क्या होता है आपका, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, यानी इन
आमतौर पे जब हम सेट लिखते हैं तो ब्रैकेट्स में बंद करके लिखते हैं उसके एलिमेंट्स को, तो वो ब्रैकेट सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। ये राउंड ब्लॉक भी हो सकता है आपका, ये आपका हो सकता है, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं। तो आपका ब्रैकेट्स में बंद के उमूमन देखें यहाँ पर हम कह सकते हैं कर्ली ब्रैकेट जो है ये वाला कर्ली ब्रैकेट्स में ही हम सेट्स को लिखते हैं, और ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी आपका इस्तेमाल होता है। सही है। तो सेट्स को लिखने के लिए आमतौर पे तो आप कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हो, बाकी ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जितने भी हैं। ठीक है। और आपका जो है वो नाम भी आ गए आपके, जो लेटर्स का भी जिक्र हो गया। अब यहाँ पर आपके देखें सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनको उमूमन ज़ाहिर किया जाता है एन से। नंबर एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन से हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम देखें अभी आगे आप कहते हैं, अब मैं कहूँ कि भाई इस सेट के एलिमेंट मुझे लिखने हैं, किसी से पूछने हैं या लिखने हैं, तो मैं लिखूँगा एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। क्या पढ़ूँगा इसको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। एक्स सेट के एलिमेंट की तादाद। क्या पढ़ेंगे इसको? तो उमूमन आपका ऐसे लिखा जाता है, और आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जनरल लिखें तो क्या लिखा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ सेट। सही है जी। आमतौर पे आप लिखते हैं ना सेट। अब एस लिख दिया मैंने, इसको जनरलाइज कर दिया, भाई एस की जगह ए आ सकता है, बी आ सकता है, जो भी नाम हो उसका, तो हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब सेट की जगह अगर ए सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इस तरह आप लिख सकते हो। और इसको ऑर्डर ऑफ ए सेट भी कहा जाता है। ठीक है। और एक नाम है इसका, कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि भाई किसी भी सेट की जो है वो कार्डिनल नंबर बताओ, तो एक्चुअली आपसे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पूछ रहा है। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है? जो सेट के अंदर एलिमेंट हैं उनकी तादाद आपसे पूछ रहा है, उनके नंबर आपसे पूछ रहा है, कितने? 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 15, जो भी आपने इस तरह। लिखना कैसे? ऐसे ही है। लिखना कैसे है आपने? ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर एक सेट है ए, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, 4, 6, 8, तो मैं इसकी तादाद कैसे लिखूँगा? अगर आपसे पूछे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, तो कैसे लिखूँगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अगर आपसे यही सवाल ऐसे पूछे कार्डिनल नंबर क्या है इसका, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4। सेम कार्डिनल नंबर। और ऑर्डर ऑफ सेट भी पूछे तब भी यही लिखेंगे, कार्डिनल नंबर पूछे तब भी आप यही लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तब भी आप यही लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे भाई इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। सही। चले, तो ये हो गया आपका इस तरह। अच्छा, अब हम सेट लिखने के तरीके भी देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ आपके देखें, यहाँ पर आपका निशानियाँ कुछ हैं वो आपकी इस्तेमाल होंगी। तो जो अभी इस्तेमाल होंगी वो थोड़ी थोड़ी करके आपको बताते रहेंगे जो भी इस्तेमाल होंगी। तो कौन से सिंबल जो हैं वो आपका सेट थ्योरी में इस्तेमाल होते हैं वो हमने देखने हैं, तो वो आप देख लें। तो अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक सेट है ए, एक सेट है, और यहाँ पर आपने लिख दिया ए बी सी, ठीक है ना, डी ये लिख दिया आपने। तो मैं कहूँगा भाई ए बिलोंग्स टू सेट ए। कैसे पढ़ेंगे? ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए जो है ये वाला ए, छोटा वाला ए, चलो ऐसे ए लिखते ही नहीं था, ए आ गया है, चलो इसको ऐसे कर देते हैं 2 4 6 8। तो अब मैं कहूँगा 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे पढ़ेंगे। या 2 इज़ द मेंबर ऑफ ए, तो ये निशानी है बिलोंग्स टू, ये देखो
कैसे पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू या इज अ मेंबर ऑफ, क्या पढ़ेंगे, इज अ मेंबर ऑफ। टू इज अ मेंबर ऑफ ए, टू बिलोंग्स टू सेट ए, टू ए सेट का एलिमेंट है, इस तरह लिखेंगे। इसी निशानी के ऊपर कट लगा दें, ऐसे कट लगा देंगे तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो आपका 7 नहीं है तो कैसे लिखेंगे, 7 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, क्या लिखेंगे, 7 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 का ए से कोई ताल्लुक नहीं है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। 2 का ताल्लुक है तो हमने ऐसे लिखा, ठीक। ये वाली निशानी याद करनी है, ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। दूसरा आपने पढ़ना है ये वाली निशानियाँ, ये है लेस देन एंड इक्वल टू, क्या पढ़ोगे, लेस देन एंड इक्वल टू। इसी तरह ये वाला उल्टा कर दे तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसी तरह आपका ये वाली निशानी है एंड, इसी तरह ये है और, इसको उल्टा कर दिया है तो नीचे की तरफ है वो एंड है, ऊपर की तरफ मुंह खोल के बैठा हुआ वो क्या है, और या, ठीक है भाई। तो ये वाली निशानी अभी आप जहन में डाल दो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी निशानियाँ बढ़ती जाएंगी तो वो मैं आपको सिंपली बताता जाऊंगा, क्योंकि यही तरीका है, हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने हटाना। जब भी ये आप इस्तेमाल करोगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगी। रट्टा वटा हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है, जो रट्टा मारेगा वो अपनी हालत का जिम्मेदार वो खुद रहेगा, हमारा या किसी और का लेना देना उससे नहीं होगा। ओके, तो रट्टा नहीं मारना, ठीक है। ये वाली निशानियाँ समझ में आ गई। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई सेट कितने तरीक़ों से आम तौर पे लिखे जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितने तरीक़ों से सेट को पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। वेज टू राइट अ सेट, वेज टू राइट अ सेट, भाई सेट को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो भाई आपका आमतौर पर 3 तरीके तो हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे अब तक, उसको हम देखते हैं, ठीक है जी। तो क्या हो सकते हैं भाई, पहला तरीका आपने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव मेथड, पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव मेथड। भाई यहाँ पर ये नाम से ही आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई यहाँ डिस्क्रिप्शन आएगी। डिस्क्रिप्शन का मतलब है जो चीज़ आप किसी सेंटेंस से लिखो, लफ्ज़ों की मदद से लिखो, ग्रुप ऑफ वर्ड से लिखो, एक इजहार होगा, एक जुमला होगा जिसकी मदद से आप सेट को बयां कर दोगे। एक सेट की डेफिनेशन होगी, एक पूरा आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, स्टेटमेंट होगा, एक बयान होगा, एक जुमला होगा। इस तरह अगर सेट लिखते हो आप तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड। अ सेट विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, अ सेट which can be written in the form of a statement or in a group of words or in a sentence, ठीक है। तो वो कैसे लिखा जाएगा, अभी मैंने लिखा था भाई सेट ऑफ, देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कोई मसला नहीं, सेट लिख दिया आपने। सेट ऑफ लास्ट अल्फ़ाबेटिक लेटर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपने एक जुमला लिखा, तो इस जुमले से आपको पता चल जाता है कि कौन से लेटर हैं, क्या कौन से नंबर हैं, वो आपको पता है। तो इस तरह अगर आप लिखोगे तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड।
बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द कैपिटल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी फाइनेंशियल कैपिटल जो है, सूबों के जो कैपिटल है उनके नाम। हफ्तों के दिन, जो हफ्ता है उसके दिनों के नाम, डेज, नेम्स ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, ठीक है, नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 5। तो अभी मैं क्या एक जुमले बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ रहा है कि ये सेट की बात कर रहा है, और कौन कौन से नंबर या एलिमेंट्स आएंगे वो भी आपको पता चल रहा है। ये मुकम्मल तौर पे आप एक सेट को एक जुमले के ज़रिए, एक बयान के ज़रिए, एक स्टेटमेंट के ज़रिए आप लिख सकते हो, और इस तरीके को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा है इसका क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहा जाता है या रोस्टर फॉर्म कहा जाता है इसको। भाई यहाँ पर क्या कहते, इन दिस मेथड वी जस्ट लिस्ट द एलिमेंट्स। भाई जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो आपको पता होगा, उसकी एक लिस्ट बना के एंड इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। तो भाई यहाँ पर जो भी सेट आपसे कहा जाएगा उसके लिस्ट बना के ब्रैकेट में बंद कर दोगे, इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, बंद कर दिया। ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये क्या हो गया बेटा, इसका टेबुलर फॉर्म। सेट ऑफ लास्ट 3 अल्फ़ाबेट, चले ये कोई भी नाम दे दें इसको, x y z, x y z, सही। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड, जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी एक लिस्ट बना के जितने भी एलिमेंट्स को डाल देंगे या रख देंगे, उसको लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके, उसकी एक लिस्ट बना देंगे। इस तरीके कार को हम क्या कहते हैं, आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तीसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि भाई आप डेफिनेशन का इस्तेमाल करके और सिंबल्स का इस्तेमाल करके सेट को लिखोगे आप। डेफिनेशन और सिंबल्स का, यानी आपने जो मैथमेटिक्स की ज़बान में लिखना है। सिंपली अगर मैं कहूँ तो मैथमेटिक्स की ज़बान में आपको आपने उसको लिखना है सेट को, सही है। तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, ज़ाहिर है वो आपका होगा एक तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल होगा जो अभी मैंने बताया, और आपकी जो सेट की मेन डेफिनेशन है उसका भी इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 11, तो ये तो हो गया आपका सेट बिल्डर, सॉरी आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। अब हमने इसको ले जाना है कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, आपने पहले तो ये आपका कौन से नंबर आएंगे बेटा, हमें से इसके जो टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं भाई, ए नाम दे दिया इसको, और इसमें कौन से 5 और 11 के दरमियान 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ये आ गए। तो सेट ये तो तरीका आपने सीख लिया था टेबुलर फॉर्म में। अब इसी को हमने लिखना किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए पहला तरीक़ाकार ये है कि भाई जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सपोज कर दो ये एलिमेंट्स आपके क्या हैं, x है या y है, t है, p है, q है, इसके सपोज कर दो ये आपके इस वेरिएबल के बराबर है। यानी इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक्चुअली x है। क्योंकि आपने तो कहानी गढ़नी है ना, अभी अगर कहानी बनानी है आपने, तो हम कह देंगे सपोज करो इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, x है, इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, y है, इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, t है। यानी t नहीं है, खुद नहीं है, मगर t इन सब को जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, ला तादाद पढ़े हुए,
लामहदूद पड़े हुए उन सब को हम क्या कहेंगे भाई, ये इनको सपोज कर देंगे, अज्यूम कर देंगे कि भाई ये एक्स है वाई है, ठीक है, सपोज कर दिया। तो मैंने यहाँ पर सपोज कर दिया भाई इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, एक्स है। तो मैं लिखूँगा ए, अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, ए इज़ द सेट ऑफ एक्स, ए एक्स एलिमेंट्स का सेट है, ऐसे ही पढ़ेंगे तो ए एक्स एलिमेंट्स का सेट है, या हम कह सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं भाई एक्स में, सॉरी आपका ए में एक्स एलिमेंट्स हैं जो हमने सपोज किए। अब आपको एक्स के बारे में बताना भाई ये हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या हैं, डेफिनेशन लिखनी है उनकी। क्या लिखनी है, डेफिनेशन। देखो जो आपका था ना वेल डिफाइंड, वो अब आप इस्तेमाल करने वाले हो किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखोगे, हर जगह इस्तेमाल होती है, ये देखो इस्तेमाल हुई है ना नेचुरल नंबर से। तो सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इनका ताल्लुक देखो, ये सारे क्या है, इनका ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर्स। अब ये यहाँ पर ये भी इस्तेमाल होती है और ये डाट भी इस्तेमाल होते हैं, देखो ये वाले इस तरह भी होते हैं, आपकी मर्जी, जो ये लिखो या ये लिखो, इनको पढ़ो इनको आप पढ़ेंगे क्या, सच दैट। क्या पढ़ेंगे आप इनको, सच दैट। ठीक है। अब नेचुरल नंबर, इनका ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से। अब आगे भी बढ़ेंगे भाई, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कि सारे ये हैं या कुछ उनमें से लिए गए। तो आप कहोगे एंड एक्स इज लेस देन, देखो मगर नहीं, लेस देन वाली निशानी यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि आपका दोनों तरफ से 5 से बड़े हैं, बिटवीन का मतलब समझते हो ना, 5 से बड़े हैं और 11 से छोटे हैं, 5 से बड़े हैं। यानी तो आप लिखोगे भाई ये x जो हैं, x एलिमेंट जो हैं वो 5 से बड़े हैं और 11 से छोटे हैं। देखो x पढ़ो इधर से, इस तरफ पढ़ोगे तो ये मुंह उस तरफ आ गया इसका, देखो निशानी का मुंह। वैसे आपको निशानियाँ दोनों जो सिंबल एक जैसे लग रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, मगर मैं कह रहा हूँ कि भाई x पे उंगली रखो, x पीछे की तरफ पढ़ो तो इसका देखो मुंह खुला हुआ है, और इस तरफ पढ़ोगे तो इसका पीठ लग रही है इसकी तरफ। तो ये लेस देन की है निशानी और ये किसकी है, ग्रेटर देन की निशानी है। तो x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 11। तो भाई 5 से बड़े 11 से छोटे वाले नंबर हम उठाएंगे, कौन से, नेचुरल नंबर। तो देखें कौन कौन से आते हैं भाई, 6, 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9, 10, और देखें इधर 11 से सारे छोटे और 5 से सारे बड़े हैं। तो इस डेफिनेशन को हमने इस्तेमाल किया, ये आ गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को अगर मैं, एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है ना, अगर इसी को मैं लिखूं a इज सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यहाँ तक तो ठीक है, मगर कह रहा है एंड x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, सॉरी आपका 6, ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकते हो, लेस एंड इक्वल टू 10, ये भी लिख सकते हो। यानी 6 और 10 आएंगे और इनके दरमियान वाले भी आ जाएंगे भाई, 6 से बड़े, 6 खुद और 6 से बड़े, 10 खुद और 10 से छोटे, तो ये आएंगे, सेम वाले यही आ जाएंगे। तो ये भी तरीका है लिखने का, ये भी तरीका है। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो भाई x 5 से बड़े और 11 से छोटे, ये लिख दो आप। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब पढ़ेंगे कैसे, देखो पढ़ने का तरीका दोबारा, a इज़ द सेट ऑफ x, इस निशानी को क्या पढ़ेंगे, आप लिख जो पढ़ा हुआ है इसको पढ़ेंगे हम, सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, ये वाली निशानी कौन सी है, एंड 5 x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं इसका अगर कहूँ कि भाई ये है 2, 4, 6, ये एक सेट है B, इसको कहा जाए आपसे भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो ये पहले तो ये पहचान, इसकी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी आपके सामने, तो सिर्फ एक
सेट पड़ा हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, ये इवन नंबर है। पहली बात ये क्या है, इवन नंबर है। चलो इवन नंबर तो हो गए, पहचान लिया हमने। अब ये इवन नंबर है तो क्या कहाँ तक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है भाई, शुरू कहाँ से होते हैं इवन नंबर, 2 से ही शुरू होते हैं। चलो शुरुआत से ही है। और कहाँ तक है, 6 तक है। 6 के बाद दूसरा आगे क्या आएगा, 8 आएगा। 8 नहीं है तो ये 8 से छोटे हैं, 8 से छोटे वाले इवन नंबर है, सिंपल। यानी आगे 8 आएगा ना, 6 के बाद क्या आएगा, 8 या 8 आएगा। अब वो आपका 8 यहाँ पर नहीं है तो हम कहेंगे भाई ये इवन नंबर है और 8 से छोटे वाले। तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा था भाई इनको सपोज कर लो। ये सपोज किया ये y के बराबर है, वहाँ मैंने x किया था, ये y इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक पूरी गुंजाइश दे रहा हूँ, रिलैक्सेशन दे रहा हूँ। भाई आप कोई भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहेंगे B इज़ द सेट ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू इवन नंबर, E फॉर इवन नंबर, एंड x की बात हो रही है ना, या y इधर, y इज़ लेस देन 8। 8 से छोटे वाले नंबर हमने इवन उठाए इस सेट। तो ये आप जहाँ कहीं भी लिखोगे तो यही सेट बनेगा। तो इस तरह के कार को हम क्या कहते हैं, आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो बॉस अब आपको पता कि भाई यहाँ पर डेफिनेशन का इस्तेमाल होता है और कुछ निशानियों का इस्तेमाल करके हम सेट को लिख सकते हैं, और ये बेस्ट तरीका है और यही आपको अब पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे सेट आपको मिलेंगे, क्वेश्चन भी इसी तरीके में आएंगे ज़्यादातर। तो सेट बिल्डर फॉर्म को आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपकी किताब में जितने भी एग्जाम्पल वगैरह हैं उनको देखो, और जो है वो हम भी इस्तेमाल करते रहेंगे। ज़ाहिर है इस पूरे चैप्टर में आपने भी जो है वो इस पर गौर करते रहना है। तो ये था सिर्फ आज का इंट्रोडक्शन था, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर, उसमें हम ज़ाहिर टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो वो जो आपका नेक्स्ट होगा, यहाँ पर आपका मेमोरी रिकॉल हो गई है, जो आपने पीछे पढ़ा था उसको हमने रिकॉल कर दिया। अब ज़ाहिर है इससे आगे हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सारे होंगे। मेरे 9th के भी लेक्चर्स होंगे, 10th के भी होंगे, फर्स्ट ईयर के भी होंगे, और आपका इंटर के भी होंगे, यानी 12वीं क्लास के भी होंगे। तो सारे लेक्चर हम कोशिश करेंगे भाई जो है सारी क्लासों को जो है वो साथ लेके चलें। काम बहुत बड़ा है, कोशिश करेंगे, बंदा एक ही है तो मगर हम जितना भी काम करेंगे थोड़ा करें मगर क्वालिटी वाला काम करें। आपसे जो कनेक्शन बनाएं, आपसे कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपसे हमारा कनेक्शन नहीं बनता तो जो चीज़ ज़ाहिर है आपका वो समझा नहीं पाते हो। तो कनेक्शन बनना लाजमी है, भरोसा बनना लाजमी है। तो उसके लिए हम जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुँचें, आपसे हमारा कनेक्शन बने। स्टूडेंट के साथ टीचर का कनेक्शन बहुत लाजमी है, तो ही बात वो समझा पाएगा। विदाउट कनेक्शन कुछ नहीं, कितना भी बड़ा टीचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अफलातून हो जाए, वो आपको नहीं समझा सकता। टीचर वही समझा सकता है जो अपनी कनेक्शन आपके स्टूडेंट के साथ बना सकता है, आप कनेक्ट कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करे, अपने वेज को कनेक्ट करे। बहुत सारी चीज़ें जो वो इसमें होती हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं, और आप भी जो है वो हमारी जो है वो हिम्मत अफजाई करें, इनकरेज करें, और इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं चीज़ें, ताकि ये बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं, ठीक है। हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत देखें ये बहुत फ्री है ना, कुछ भी नहीं है, कोई पेमेंट वगैरह तो आपने करनी नहीं होती हमें। तो आपके पास ये हम चल के आ रहे हैं और आपके डोर पे जाके वो नॉक कर किया जा रहा है, दस्तक दे रहे हैं, और इस दस्तक को सुने और इसको महसूस करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सकता है। मैं बहुत सारे टीचर्स हैं भाई, ये भी नहीं कह रहे कि भाई आप अकेले ही चल पड़े, मगर इस एक चैनल में बहुत सारी चीज़ें करने आपको एक जगह पे मिल सकती है। ये एडवांटेज आपका हो सकता है, क्योंकि आपका बहुत ही कम होगा ऐसा कि भाई 9th से लेकर
इंटर तक आपके इतने सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर जो है वो कर सके। ये हमने चैलेंज लिया है, कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोशिश ज़रूर करेंगे और आप भी हमारा साथ दें। थैंक यू।